हेलो बच्चों, मैं आपका ट्यूटर मेंटर एजुकेटर संतोष कुमार फिजिक्स यार पर फिर से आपके सामने हूँ। पिछले क्लास में मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है वेक्टर और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पर मैंने एक क्लास ली है। प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन कैसे होता है, किस तरह होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अभी के लेवल में आपके स्टडी करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए कौन कौन से एजम्पशंस हैं वो मैंने आपको लिख कर दिखाए थे तीनों पॉइंट। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप प्रोसीड आगे कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके साथ लगे हुए, उसे मैंने डिफाइन किया था। इन सारे टर्मिनोलॉजी में तीन चीज़ें हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है उसे डिफाइन किया। आज मैं उन तीनों चीज़ों को डिराइव करूंगा। उससे पहले दो इक्वेशन मैंने पिछले क्लास में निकाला था, अगर आपको याद हो। एक था v इक्वल्स u प्लस जी टी और दूसरा था s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आज होगा जो मैं निकालूंगा, उसके बाद चलेंगे वो तीनों डेरिवेशन पे। वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, ये चीज़ें आपने हर एक टेक्स्ट बुक में पढ़ी होगी। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि वेक्टर पे आपका एंटायर फिजिक्स अबाउट एंटायर फिजिक्स डिपेंड करता है 60 to 70%। वेक्टर को माइंडली समझिए। मैं हर एक चीज़ बार आपको समझाऊंगा किसी क्लास में कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी ही नहीं आगे के स्टडीज़ में भी। इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके फील्ड में वेक्टर बहुत ज़्यादा आपको योगदान करने वाला है। समय व्यर्थ ना करते हुए लौटते हैं बोर्ड की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये क्या है आपका क्लास सेकंड है। इस एरिया में थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है तो थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन ऊपर में मोटा मोटी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लिखा है कलर में और क्लास नंबर 2 लिखा है। चलिए, जो लास्ट क्लास में फिगर ड्रॉ था उसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस है ये आपका, ये एक्स एक्सिस है यानी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी आप इसे हॉरिजॉन्टल बोल लीजिए ये है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। ओ एक्स ओ वाई टू डायमेंशनल एक्सिसेस हैं, टू डायमेंशनल एक्सिसेस हैं। इसमें हम काम कर रहे हैं ओरिजिन ओ से एक किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यू से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, और ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए ये पे जाकर क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। इतना ही था। अब आते हैं जो फ्रॉम लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था वो मैंने लिखा है। फ्रॉम लास्ट क्लास में वी हैव कैलकुलेटेड, पहला था v इक्वल्स यू प्लस जी टी और दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जहां पर मैंने तोड़ के बताया था v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट एनी टाइम t, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लस जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हमेशा किसी पार्टिकल को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस एक्सेलरेशन से खींचती है वही आप यहाँ पर जी होती है टाइम। दूसरे क्वेश्चन में एस करके यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। दोनों वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन है ये, और ये दोनों वेक्टर के फॉर्म के इक्वेशन है। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आज जो हम कर रहे हैं, आज यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम चाहिए, यहाँ तक हम पिछले क्लास में किए थे, यहाँ से मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। फर्दर आज एज वी नो दैट ए इक्वल्स जी, आप जानते हैं एक्सेलरेशन। इस केस में पार्टिकल आपका कहीं पर भी हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि पहले आप सिस्टम डिसाइड कीजिए। सिस्टम डिसाइड करने के बाद उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाइए, ड्रॉ कीजिए। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप अपनी कन्वीनियंट के अनुसार आपको जिस चीज में सुविधा हो, वन एक्सिस में यूनिट डायरेक्शन में हो तो वन एक्सिस में, किसी प्लेन में मोशन हो रहा है तो टू एक्सिस में लगे, और अगर स्पेस में मोशन हो रहा है जैसे मक्खियों का उड़ना, मक्खियों को देखते हैं फ्लाई, दिस वन किसी भी तरह से क्या करते हैं, ये उड़ते रहते हैं। तो इसके लिए आपको उस मक्खी के मोशन को, उस फ्लाई के मोशन को दिखाने के लिए
3 डायमेंशनल की जरूरत पड़ेगी, तब वहां जाके हम ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेकर के तीनों को ओरिजिन पर टच करवाएंगे और किसी चीज के मोशन को जो 3 डायमेंशन में काम कर रहा है उसके मोशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके पोजीशन को देखेंगे, उसकी वेलोसिटी को देखेंगे, उसके एक्सेलरेशन को देखेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो डिसाइडिंग सिस्टम, डिसाइडिंग फोर्सेज, डिसाइडिंग फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन डिसाइडिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मेरे क्लास का निचोड़, इतना ही था। वेक्टर में को पढ़ाने के बाद जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आया था तो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी नहीं पढ़ाया क्या, F = ma। पूरे चैप्टर का निचोड़ आप समझिए। वेक्टर को मैंने बारीकियों से आपको समझाया, क्या होता है वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, सबकी बारीकियों को समझाया। फिर उसके बाद एडिशन बताया, सब्सट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर विद वेक्टर, ये सारी चीजों को मैंने बताया। काफी लंबा चला था वो क्लासेस, अब और 7 से 8 क्लासेस, मुझे ठीक से याद नहीं इतनी चली होंगी। लेकिन जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आया 1 2 3 तीनों पढ़ाए तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया F = ma। F = ma का ही पूरा चमत्कार था उस चैप्टर में। उस चैप्टर के बाद जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में लौट रहा हूँ, इसमें भी यहाँ भी मैं सिर्फ वेक्टर पर ही काम कर रहा हूँ, वेक्टर का ही आपको खेल समझा रहा हूँ। इस वेक्टर के खेल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर हो आप में, और बेसिक आप मैथमेटिक्स जानते हैं, छोटी सी मैथमेटिक्स आप जानते हैं, जो 10th क्लास अप टू 10th 9th में जो आप पढ़ के आए हैं, उसकी आपको समझ है, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं आपको श्योर करता हूँ, अगर परेशानी हो तो मैं क्लास के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे वहां आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। मैं अपने ड्यूटी आवर से मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि वहां से टाइम ड्रैग करके आपके लिए क्या करूं, इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, यहाँ तो आप जानते हैं जैसा यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा ये पार्ट ट्रैवल हो रहा है, कहीं पर भी पार्टिकल हो, कहीं भी पार्टिकल हो, आप ध्यान दीजिए, अगर मान ये पार्टिकल यहाँ पर है तो फोर्स क्या है, mg, यहाँ है तो mg, यहाँ है तो mg ऐसे, यानी पार्टिकल इस पाथ में कहीं भी हो, पार्टिकल इस पाथ में कहीं भी हो। फिगर थोड़ा सा खराब होते जा रहा है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए करना पड़ेगा। ये पाथ में पार्टिकल कहीं भी हो, लेकिन अर्थ अपने सेंटर के तरफ उस पार्टिकल को mg से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। उस mg से अगर m निकाल दीजिएगा, मास ऑफ द पार्टिकल को अगर निकाल दीजिएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ ये पार्टिकल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यानी एक ही फोर्स है mg जो टुवर्ड्स अर्थ काम कर रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है, g, जो हमेशा अर्थ की तरफ जा रहा है। इसी a को हम लिख सकते हैं dv/dt, इस a को आप जानते हैं dv/dt को g लिख सकते हैं। इम्प्लाई दैट, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, इस dv/dt को आप लिख सकते हैं dv/dt into ds/dt, क्योंकि ds काट दिया तो फिर dv/dt बन जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी को मैंने क्या लिया है, इस तरह से लिखा है, ds कैंसिल तो dv/dt बनेगा बराबर g। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे नीचे आइए, इस ds/dt को फिर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, और यहाँ पर क्योंकि हम स्केलर फॉर्म में सब कुछ लिखते जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई, पार्टिकल की स्पीड हो गई। तो dv/ds into v, dv/ds ऐसे रह गया, ds/dt क्या हो गया, v/g। इम्प्लाई दैट, रीअरेंज कर लेते हैं तो v dv मल्टीप्लाइड हो गया और ds इधर चला गया तो क्या बना, g ds 1। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन 1 विद वी गेट बिलो, इसको आप क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो नीचे आइए, इस इक्वेशन को यहाँ पर मैंने लिखा v dv, देख लीजिए, g ds देख लीजिए, इंटीग्रेशन का मैंने क्या किया, साइन लगाया। जैसा कि हम जानते हैं g इक्वल्स कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पशन में मैंने बताया था कि g की वैल्यू जो है वो क्या है, पूरे कैलकुलेशन के दौरान जो आपके जो भी काम इस पर कर रहे हैं उसमें g क्या है, बदल नहीं रहा है, यानी g नहीं बदल रहा है। g कब नहीं बदलेगा, जब सरफेस के अर्थ सरफेस के वेरी नियर आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से उठाया और ऐसे फेंक दिया, वहां गिरा, यहाँ से उठाया ऐसे जाके वहां गिर गया। ऐसा नहीं कि हजारों किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर जाकर के हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर वैसी काम करेंगे तो जी क्या होगा, बदलेगा, और तब हम ये काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेंगे। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अर्थ सरफेस के नियर है, जहाँ पर जी की वैल्यू क्या है,
कांस्टेंट है, क्योंकि हम जी कांस्टेंट मान रहे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के साइन पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि कोई चीज अगर कांस्टेंट रहे और मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहे तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहां तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि मैंने लिमिट नहीं लगाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब लिमिट ना लगाया जाए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, और जब हम उसमें लिमिट लगा देते हैं तो इंटीग्रेशन क्या रहता है, डेफिनिट नेचर का हो जाता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, कहने का मतलब पार्टिकल कहां पे, डिस्प्लेसमेंट कहां जीरो होगा, पार्टिकल क्या है यहाँ, क्योंकि यहां चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहां गया तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी क्या है, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन u, और जब इसकी डिस्प्लेसमेंट s हो जाती है तो वेलोसिटी v हो जाती है। यहां तक ये हो गया। इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिए, v dv का इंटीग्रेशन क्या, v स्क्वायर बाय 2 होगा, v स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट दीजिए। इनिशियल क्या है, u है, फाइनल क्या है, v है। इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इक्वलिटी का साइन g इसी तरह से पड़ा हुआ है, ds का कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। कहां से, 0 से लेकर के s तक, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, फिर वही इनसाइड वाले पूरे टर्म में पहले अपर लिमिट को डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, फिर लोअर लिमिट को डालेंगे। तो इंटायर का टर्म कितना है, v स्क्वायर बाय 2, तो इंप्लाइज दैट क्या करेंगे, ऊपर का टर्म डालेंगे, तो एक बार डालेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, माइनस का साइन डालेंगे, फिर यहां ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2 1 ब्रैकेट 1 इक्वलिटी g, अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट क्या है, s है, माइनस का साइन डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, क्या होगा, 0 होगा। अब आइए यहाँ, ये क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप, इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू किसके, gs के बराबर, g इंटू s के बराबर। ये इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gs। ये देखिए तीसरा इक्वेशन आपका निकल गया, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो तीन इक्वेशन आपके पास निकल चुके हैं, v इक्वल टू u प्लस gt, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। इतना तक आप समझ गए हैं। ये दोनों इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म का है, ये भी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, ये भी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन आपका स्केलर फॉर्म का है। तीनों इक्वेशन में अंतर यही है कि दोनों इक्वेशन जो आपने प्राप्त किया वो वेक्टर फॉर्म का है, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs जो है वो स्केलर फॉर्म का इक्वेशन है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के मेन फॉर्म पे हम लोग रहे हैं। देखिए डेरिवेशन को अच्छे से बताने का एक पर्पस ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप जो जो साइन सिंबल यूज कर रहे हैं वो आप इनिशियल डेरिवेशन से आपके दिमाग में अराइज करें कि ये थीटा इसके रिस्पेक्ट में लिया गया था, यू इसके रिस्पेक्ट में लिया गया था, मैक्सिमम हाइट इस तरह से था, हॉरिजॉन्टल रेंज इस तरह से था। तो हर ये डेरिवेशन निकालने का सिर्फ यही तरीका होता है बताने के लिए कि ये तरीका आपको आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट बना कर रखे, आपको समझने में परेशानी ना हो। नहीं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ये इक्वेशन लिखता, ये लिखता और ये लिखता, लेकिन जब ये तीनों लिख देता डायरेक्ट इस फिगर को बनाने के बाद, तब उसकी गहराइयों को आप उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से अभी आप ये समझ पा रहे हैं। ओके चलिए इसे मैं पहले क्लीन कर लेता हूं यहां से यहां तक का ये पार्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन जो डिराइव्ड इक्वेशन है इसे मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, यानी आज मैंने जो अभी तक के क्लास में निकाला है वो है ये आपका तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या निकला है आपका, तीसरा इक्वेशन आपका निकल चुका है। तीसरा इक्वेशन है, थोड़ी सी गीली होने के कारण लिखने में परेशानी हो रही है। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2
जी एस, ये तीसरा इक्वेशन हो गया आपका। यहाँ से मैं इसे क्लियर कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे क्लियर कर ले रहा हूँ। चलिए अब आते हैं रेंज, यानी ओ से ए का डिस्टेंस। पिछले वाले क्लास के फिगर से मेजर कीजिएगा तो सब कुछ सेम है। रेंज का मतलब हो गया ओ ए, मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया बी सी, ठीक। रेंज निकल गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया, और ये टाइम t इक्वल टू 0 से यहां से जब यहां तक जाता है तो टोटल टाइम लेता कितना है ओ ए डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ओ ए डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉडी कितना टाइम लेता है, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन चीजों पर हम बात करेंगे अभी। तो बात करने के लिए जरूरी ये है कि स्टार्ट कहाँ से की जाए, इस चीजों को स्टार्ट कहाँ से की जाए। थोड़ी सी ये नहीं तो गई है, मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई एक इक्वेशन लेते हैं आपके लिए, कोई एक इक्वेशन आप ले लीजिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लेकर के। वी टेक पहला इक्वेशन आप लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, ये किस फॉर्म में है आप देख लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब एक रामबाण चीज याद कीजिए जो मैं बार बार फिजिक्स की क्लास में मैं रिपीट करते रहता था, वेक्टर के क्लास में रिपीट करते रहता था कि एवरी वेक्टर इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म, यानी एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। आपके पास दो एक्सिस है, एक है ओ एक्स और दूसरा है ओ वाई, यानी इस इक्वेशन को आप ओ एक्स और ओ वाई में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म में, इन प्रोजेक्शन फॉर्म along x axis, along x axis, in projection form along x axis। x axis में इसको कैसे लिखेंगे याद कीजिए, किस तरह से हम लिखते थे, इस v को लेफ्ट हैंड साइड में देखिए vx लिखेंगे, वेक्टर का साइन हटाएंगे और इसके नीचे x लिख देंगे। अब हम x एक्सिस में लिख रहे हैं, सिंपली मतलब है इस इक्वेशन को हम x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं। तो वेक्टर का साइन हटाएंगे तो vx हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन डालेंगे, u के ऊपर से साइन हटाएंगे और ux लिखेंगे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट एनी टाइम t। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस तरह से पढ़िएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t अलोंग x एक्सिस इक्वल्स प्रोजेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, प्लस का साइन डालेंगे, g वेक्टर में है तो इसको t ऐसे gx कर देंगे, i इंटू क्या कर देंगे t। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये क्या है। अब आइए लॉग करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है vx बराबर क्या हो जाएगा, ux इनिशियल वेलोसिटी u इधर है, इसका x पोजीशन देखिए इधर लेना है आपको, u ऐसे है और इसका ux निकालना है, इसका मतलब है ये ऐसे जाएगा u cos थीटा, क्या हो जाएगा ये बोलिए, u cos थीटा होगा, प्लस gx। अब हमें हर एक पॉइंट पे देखिए g ऐसे है, g नेगेटिव y की तरफ है, हर एक पॉइंट पे देखिए g नेगेटिव y की तरफ है, यहां भी नेगेटिव y की तरफ, यहां भी रहेगा तो नेगेटिव y की। हमेशा जब अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी बॉडी को खींचेगा तो g हमेशा कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड का क्या मतलब होगा, y के अपोजिट, y के अपोजिट यानी -1, इस तरह से है। अब देखिए इस तरह के वेक्टर को प्रोजेक्शन लेना है इधर, देखिए g का मतलब क्या, g इधर है और लेना है इधर, तो क्या हो जाएगा g cos 90 डिग्री इंटू t, ये होगा। आप जानते हैं cos 90 डिग्री कितना, 0, cos 90 डिग्री 0, तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू q cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। अगेन क्या करें, प्रोजेक्शन
y एक्सिस, प्रोजेक्शन फॉर्म अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहां पर फिक्स पकड़ते हैं तो लिखेंगे vy इक्वल्स uy प्लस gy इंटू टी। कुछ मैंने नहीं किया है, इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन में वेक्टर के सारे दोनों साइड में वेक्टर के सारे साइन हटाए, इधर हटाए, इधर हटाए, इधर हटाए। एक्स में जब लिखना था तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एक्स डाला, यहाँ पर एक्स डाला, यहाँ पर एक्स डाला। जब वाई में लिखना था तो यहाँ वाई डाला, यहाँ पे वाई डाला और यहाँ पे वाई डाला। इतना ही मैंने किया है। इसको आगे बढ़ के लिखिए, वी वाई इसी तरह से रख दीजिए इक्वल्स यू वाई कितना, देखिए यू इधर है, लेना है पोजीशन इधर, यू इधर है, पोजीशन लेना है वाई की तरफ। तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा देख लीजिए, एक एंगल थीटा तो ये इसके साथ पूरा का पूरा 90, तो ये एंगल थीटा तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u cos 90 माइनस थीटा, u cos 90 माइनस थीटा हो गया। प्लस का साइन डालिए, प्लस का साइन डाला। जी वाई, जी देखिए हमेशा इधर लग रहा है, डाउनवर्ड देखिए पिन के नोक की तरफ, ये इधर है, जी किधर है डाउनवर्ड। इस डाउनवर्ड का पोजीशन है इधर, इस डाउनवर्ड का पोजीशन इधर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको उठा करके आप ऊपर कर रहे हैं तो जी cos 180 डिग्री, देख लीजिए जी इधर है और उसका पोजीशन उधर चाहिए, तो एंगल कितना पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है। तो अगर समझाने के लिए मैं पूरी तरह से लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा जी cos 180 डिग्री इंटू टी, जी cos 180 डिग्री इंटू टी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल्स ये कितना हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। याद है किसी दिन मैं मैथ की क्लास पर आपको छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा कि ये जो साइन cos tan उसके ब्रैकेट में जो बराबर एंगल हो जाता है, कभी 90 प्लस थीटा, कभी 180 प्लस थीटा, इस तरह की चीजें हैं, उसे आप मात्र 5 मिनट देकर के, ओनली 5 मिनट देकर के पूरे लाइफ टाइम याद करके रख सकते हैं। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 करके मैं बता दूंगा किसमें कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन से माइनस होता है। एक छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे कि किसी भी बड़े एंगल को, सपोज दैट साइन 1080 एंगल बोल दिया, ये कितना टूट करके आ जाएगा आपके 90 के 0 से 90 के बीच में, ये कितना वैल्यू लेके आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया u sin थीटा, u sin थीटा। और यहाँ पर cos 180 का मतलब हुआ -1, cos 180 का मतलब -1, cos 180 -1, तो यानी सिंपली कितना हो जाएगा gt हो जाएगा, सिंपली gt हो जाएगा। तो vy निकला आपका u sin थीटा माइनस gt और vx निकला u cos थीटा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बोर्ड थोड़ी सी भर गई है, इन दोनों चीजों को हम याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं और बाकी चीजों को क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक डब्बा बना करके इसे पहले लिख लूं। पहला आपने क्या लिखा, vx कितना निकाले आप u cos थीटा, u cos थीटा, और दूसरा क्या निकाला आपने vy, कितना निकाला u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt। दो चीज आप निकाल चुके हैं। उसके बाद मैं इसे एक पोर्शन को क्या कर रहा हूँ मिटा देता हूँ, इस पोर्शन को क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ। एक इक्वेशन का यूज करके इस इक्वेशन u v इक्वल्स u प्लस gt का इक्वेशन करके आपने निकाला v x इक्वल टू u cos थीटा और vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। मैंने आपको तोड़ के बताया था किसी का, आप कैसे पढ़िएगा या समझिएगा, दिमाग में किस तरह से याद रखिएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t अलोंग x एक्सिस इक्वल्स कितने के बराबर होगा u cos थीटा, और इसका मतलब हुआ प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी
at any time t of particle along y axis। ये हो गया u sin थीटा माइनस gt, ये u sin थीटा माइनस gt। चलिए दूसरे क्वेश्चन को अगर हम पकड़ते हैं, s इक्वल टू क्या है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। s इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप a लिख लीजिए, a लिख लीजिए, अभी ये इक्वेशन a लिख लीजिए। ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन इक्वली एप्लीकेबल होगा प्रोजेक्शन फॉर्म में, और इस स्थिति में प्रोजेक्शन फॉर्म का दो डायरेक्शन में हम इसको आप काय लिख सकते हैं, एक हम एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, एक एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ लिखेंगे। मैंने वेक्टर के इक्वेशन के क्लास में आपको बताया था कि एवरी इक्वेशन इन अ स्केलर फॉर्म इज इक्वली एप्लीकेबल इन प्रोजेक्शन फॉर्म और स्केलर फॉर्म। यानी कोई भी इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में है उसे आप स्केलर फॉर्म में या प्रोजेक्शन फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। चलिए यही काम हम इसको करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टिंग ए along x एक्सिस, यानी इक्वेशन ए को, इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को हम x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, यानी अब इस वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को हम प्रोजेक्शन फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम, मेरा बस वही फंडा है, सारे वेक्टर साइन को हटा देंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन फॉर्म स्केलर फॉर्म होता है। तो पहले तो हम सारे वेक्टर के साइन को रिमूव करेंगे, और जिस जिस पर से वेक्टर के साइन को रिमूव करेंगे उसके नीचे सब्स्टिट्यूट में हम x या y लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, sx, वेक्टर साइन गायब sx इक्वल्स वेक्टर साइन गायब ऊपर से ux इंटू t प्लस हाफ, यू ही लिख दीजिए g, वेक्टर साइन ऊपर से गायब कर रहे हैं तो नीचे ये लिखेंगे t स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन फॉर्म का इक्वेशन, ये प्रोजेक्शन फॉर्म का इक्वेशन। एक इक्वेशन को ध्यान से देखिए और समझिए, इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस एट एनी टाइम t। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, स्मॉल स्क्रिप्ट जो x का मतलब हो गया अलोंग x एक्सिस, और क्योंकि ये टाइम t पर है तो t पर इक्वल टू uxt प्लस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर। इतना तक रुकिए। चलिए अब देखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट या ये टाइम, अगर ये टाइम हो जाए, यानी अगर आपका पार्टिकल यहां से चला और यहां गिर गया, यहां से चला और यहां गिर गया, मान लीजिए t बराबर अगर कैपिटल T हो जाए, एक स्मॉल t बराबर कैपिटल T हो जाए, यानी कैपिटल T का क्या मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए, यानी स्मॉल t बराबर अगर कैपिटल T हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए, पॉइंट से चला और वहां गिर गया, ये टोटल टाइम t हो जाए, तब आपको समझना होगा कि sx बराबर क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। sx बराबर क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्सिस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा OA। और OA के बारे में मैंने कहा था, OA आपका प्रोजेक्शन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, या कैपिटल R है, या OA है, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए, या OA है। तो लिखना शुरू करें। तो sx बराबर क्या हो गया, R हो गया, बराबर ux कितना निकला, u cos थीटा निकला, इनटू, और t के जगह पर क्या हो गया, कैपिटल T हो गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया। gx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि g इधर लग रहा है, इसका एक्सपोजिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये का पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया। मैं लिख देता हूं फिर भी, gx क्या होता है, हाफ gx के जगह पर 0 इंटू टी स्क्वायर, स्मॉल टी के जगह पर कैपिटल T। gx का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ g अलोंग x एक्सिस। तो g देखिए ऐसे था, g आपका किस तरह से है, डाउनवर्ड है, इसका प्रोजेक्शन आप x की तरफ लीजिएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। अब cos 90 डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही बार में आपको g लिखकर बताया।
पिछले डेरिवेशन जब हम यहाँ पर कर रहे थे तो भी आपको याद होगा कि मैंने क्या किया था इसके साथ में gx को मैंने 0 किया था। तो ये हो गया आपका, तो सिंपली r बराबर क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। तो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन निकला। थोड़ा मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, जगह की कमी कारण मैं क्या कर रहा हूँ उसे थोड़ा सा यहाँ से मैं इसे डिलीट करके, थर्ड इक्वेशन आपका क्या निकला, थर्ड इक्वेशन r रेंज बराबर क्या निकला, u cos थीटा इंटू टी निकला, u cos थीटा इंटू टी निकला। इक्वेशन को मैंने a बोला था तो यहाँ पर मैं a लिख करके रखता हूँ, ठीक है, a लिख करके रखता हूँ। अब अगेन आइए, मैं इसे x कह रहा हूं तो मैंने इसे लिख दिया, अब मैं y कह रहा हूं लिख रहा हूं। तो जब मैं y कह रहा हूं तो ज्यादा चीजों को मैं नहीं लिखूंगा, या यहां पर सिर्फ y कर दूंगा। क्या कर दूंगा, along y axis, along y axis। ये वेक्टर फॉर्म को अब मैं इस वेक्टर फॉर्म यानी इक्वेशन a को मैं प्रोजेक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं, किसकी तरफ, y की तरफ। तो क्या क्या बदलेगा, थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूं, बार-बार लिखने से बेहतर है मैं इस सब को हटा दूं, x को हटा दूं, x को हटा दूं। तो इसको कैसे लिखूंगा, यहां पर y डालूंगा, यहां पर y डालूंगा, और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, y डालूंगा। सब्स्टिट्यूशन छोटे फॉर्म में ये डाल रहा हूं, ठीक है। फिर अगेन इफ स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, देन sy क्या हो जाएगा, देखिए sy क्या होगा, अगर टाइम t यानी स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T हो जाए तो तब क्या स्थिति है, देखिए अगर पार्टिकल यहां से चलते यहां जा रही है यहां गिर गई। देखिए पार्टिकल जब यहां पर थी तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0, यहां पर गई तो x इतना y इतना। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है तो x इतना y इतना, अगर पार्टिकल यहां पर है तो x इतना और y इतना। देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशन में पार्टिकल का जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा, अगर पार्टिकल यहां तब देख लीजिए, पार्टिकल यहां तब देख लीजिए, पार्टिकल यहां तब देख लीजिए, इस तरह से बदलते बदलते जब पार्टिकल फिर से यहां आ जाएगा, जब यहां पर आ जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए, एक का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप देखिए सोच के देखिए, एक का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r0। देखिए क्योंकि y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये फिर से अर्थ सरफेस में आके गिरा, यहां से मैंने उछाला वहां जाके गिरा, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0 और वहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि अर्थ सरफेस से इसकी हाइट क्या हो गई, धीरे धीरे हाइट बढ़ी, फिर धीरे धीरे हाइट कम करते करते क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब स्मॉल t बराबर कैपिटल T यानी पार्टिकल यहां पहुंच चुका है तो y कोऑर्डिनेट क्या 0, तो y कोऑर्डिनेट मतलब sy किसके बराबर, sy 0 के बराबर, sy 0 के बराबर। चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूं तोड़ के बताऊं आपको। तो अगर स्मॉल t बराबर कैपिटल T तो sy बराबर 0, sy बराबर 0। इसे मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, अगर ये कंडीशन है स्मॉल t बराबर कैपिटल T और sy बराबर 0, ये दोनों कंडीशन को आप इसमें रखिए, क्या क्या हो जाएगा, sy बराबर 0, इक्वलिटी का साइन, uy किसके बराबर आया, uy किसके बराबर, साइन थीटा, u साइन थीटा, याद आया, u cos 90 माइनस थीटा इंटू टी, कैपिटल T, ध्यान दीजिए कैपिटल T प्लस 1/2 जी इधर, y की पोजीशन इधर, g इधर, y इधर, कितना हो जाएगा 180 का। देखिए डिफरेंस, g इधर है और पोजीशन आपको इधर चाहिए, यहां से यहां, ये देखिए 180 डिग्री, इसको ऐसे ले जाना है इस तरह से। g पोजीशन किधर चाहिए, y में, gy का मतलब पोजीशन y में, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये आप क्या लिखिएगा, g cos 180 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो 0 बराबर किसके, u sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा इंटू फिर थीटा लिए, यहां आइए cos 180 डिग्री बराबर किसके, -1 के, इसका मतलब सिंपली 1/2 g t स्क्वायर, 1/2 g t स्क्वायर। देख लीजिए यहां तक आप पहुंच चुके हैं, अगर हम इसे रीअरेंज करके लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 2u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत है तो बोलिए, या सपोज देखिए इस तरह से
2 से अगर दोनों साइड गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 2u sin थीटा इंटू टी बनेगा और 2 2 कट जाएगा तो gt स्क्वायर। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। एलसीएम लेके सोचे या इस तरह से सोचे तो भी आपका एक ही काम बनेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे करें तो क्या लिखेंगे, t है यहाँ पर कॉमन लीजिए। देखिए आप 9th 10th के लेवल में अभी नहीं है तो इसलिए आप क्या करें, ऐसे से t को फटाफट काट ना दें। अभी आप एक प्रैक्टिस में लाएं कि जब इस तरह की चीजें हो तो जो कॉमन है उसे पहले बाहर निकालिए, t बाहर निकल गया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि क्यों, किसी चीज का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा और वो आपके दिमाग पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। मैथमेटिकल इक्वेशन एक मैजिकल काम करेगा यहाँ पर, आपको हर चीज को बारीकी से समझने का। 9th 10th 8th वाली जो आपकी आदतें हैं वहां तक की जो आपकी समझ थी, जो आपके टीचर्स थे या जो आपके टेक्स्ट बुक थे वो आपको जो समझाए वो भी अपने लेवल पर सही है। कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, आपको उसके आगे चलने वाले परिणामों पर उस लेवल तक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब आप 11th 12th या आगे की तैयारी में हैं तो आप इस तरह की गलतियां ना करें। मैथमेटिक्स है, मिस्टेक्स ना करें, मैथमेटिक्स में मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। तो क्या करें, टी हम कॉमन ले रहे हैं, टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2u sin थीटा, क्या बचेगा 2u sin थीटा माइनस g इंटू टी बराबर 0। देखिए ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, t मल्टीप्लाइड है इस पूरे टर्म के साथ, t मल्टीप्लाइड है पूरे टर्म के साथ। उसे मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, देखिए इस तरह से t मल्टीप्लाइड है पूरे टर्म के साथ, क्या है पूरा टर्म 2u sin थीटा माइनस gt, 2u sin थीटा माइनस gt बराबर 0। देखिए दो चीज है, एक ये चीज है और दूसरा ये चीज है, दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है। मान लीजिए ये पूरा एक टर्म समझिए, कोई भी चीज आप समझ लीजिए x y समझिए, अगर ये x है तो ये पूरा टर्म y है, ये x है तो ये y है, और दो चीजें आपस में मल्टीप्लाइड होकर के रिजल्टेंट दे रही है 0। दो चीज है जो आपस में मल्टीप्लाइड होकर रिजल्टेंट 0 दे रही है। इसका मतलब है कि एक टर्म तो पक्का 0 होगा, कम से कम एक टर्म पक्का 0 होगा, कम से कम एक टर्म पक्का 0 होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट करके दिखाता हूँ समझने के लिए। अगर मान लिए x इंटू वाई बराबर 0, मानिए x इंटू वाई बराबर 0, देन एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट x और y मस्ट बी 0। ये तो आप समझ ही गए होंगे। कोई दो टर्म है x और y, एक टर्म पहला x है दूसरा y है, दोनों मल्टीप्लाइड होकर 0 दे रहा है, तो कम से कम x या y 0 तो पक्का होगा। दोनों 0 होगा तो भी मल्टीप्लाइड होकर 0 देगा, लेकिन कम से कम एक या x या y को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी इस तरह के टर्म का क्या होगा, कोई मीनिंग बनता है। ठीक है, यहां भी आइए तो आप देख रहे हैं एक टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म आपका ये है, तो पक्का एक टर्म जरूर 0 है। दोनों 0 हो और अच्छी बात है, लेकिन एक टर्म तो जरूर 0 है। लेकिन t कभी भी 0 नहीं होगा, बट t कैन नॉट बी 0। आप सोच के देखिए, t कभी भी 0 होगा। आप किसी प्रोजेक्टाइल को अगर इस तरह से भेजते हैं, यहां से जब चला वहां जाके गिरा तो टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ तो टाइम लेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि 0 हो जाएगा, ये तो t कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होता है तो पक्का ये टर्म 0 है। x इंटू वाई बराबर 0, कम से कम एक टर्म को 0 होना पड़ेगा इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कम से कम एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, लेकिन एक टर्म में हमारे इस कंडीशन में एक टर्म 0 हो ही नहीं सकता, तो दूसरा टर्म तो पक्का 0 होगा। एक टर्म अगर 0 नहीं हो रहा है हमारी कंडीशन से, तो दूसरा टर्म पक्का 0 होगा। तो वो दूसरा टर्म है क्या, तो दूसरा टर्म ये है। देन क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या है, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा इंटू 2u sin थीटा माइनस gt बराबर 0, gt बराबर, सो t बराबर किसके, 2u sin थीटा बाय g के, 2u sin थीटा बाय
जी के। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। यानी कि इतना समय लेगा किसी कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाने में, इतना समय आपका लेगा, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, देखते हैं, जैसे ये पार्टिकल आप पकड़िए, इस तरह से ऊपर फेंक दीजिए, फिर वापस आ जाएगा, तो जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे भी आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, यहां से गया और यहां आया। इस स्थिति में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब आप ऐसे फेंकते हैं तो कोई एंगल के साथ, ऐसे फेंके तो किसी एंगल के साथ, ये धीरे धीरे बढ़ाते गए। अगर ऐसे किसी चीज को आप फेंक रहे हैं तो कितना पर फेंक रहे हैं, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री जब डालिए तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू u बाय g होगा, यानी 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बटा g करके टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन में आप निकालिएगा। तो इस क्लास में मैंने आपको बताया, निकालना बहुत कुछ था, पर यह क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैंने आपको t इक्वल टू u sin थीटा बटा g करके दिखाया। ये जब आपका निकल चुका है, ये निकल चुका है, अब मैं बोर्ड को यहां से यहां तक पूरी तरह से क्लियर करता हूं। रिजल्ट को छोड़ करके मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। रिजल्ट को आपके लिए छोड़ता हूं, उसके बाद मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। तो रिजल्ट आप ध्यान रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने क्या निकाला था, t इक्वल टू u sin थीटा बाय g, t इक्वल टू u sin थीटा बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल चुका है। तो इसका भी यूज थोड़ा सा हम कर करके, एक काम तो हम कर ही सकते हैं, पहले ये लिख लें हम यहाँ पर। फोर्थ आपका रिजल्ट क्या हो गया, फोर्थ रिजल्ट क्या हो गया आपका, फोर्थ रिजल्ट है आपका t इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g आपका एक रिजल्ट है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड से क्या लिख सकते हैं, देखिए r बराबर क्या लिखेंगे, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू t आपका निकल चुका है, तो t को इस पर रख देते हैं, कितना है t, 2u sin थीटा बाय g। इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ें तो क्या बनेगा, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालिए 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, दो ऐसे रह गया, u स्क्वायर u और u स्क्वायर बन गया, अंदर में 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी बन गया, ये हो गया। तो रेंज कितना हो गया आपका, और आप जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, या sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये हो गया आपका रेंज। तो आपका रेंज भी निकल चुका है। तो रेंज आपने क्या निकाला, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये है आपका रेंज, ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक चीज बच गया, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल बच गया है, जो मैं नेक्स्ट क्लास लेते ही उसे मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। उसके बाद 3 चीजें आपके पास होगी, रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 3 चीजें होंगी। और उसके साथ एडिशनल जो 3 इक्वेशन आपके पास वो होगा, v इक्वल टू u प्लस dt, s इक्वल टू प्लस हाफ dt स्क्वायर और v स्क्वायर टू u उसका प्लस 2gs, यानी ये 3 दूना 6 चीज मिला करके, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड किसी वेज पे प्रोजेक्टाइल करेंगे, और बहुत सारे सवालों का हम लोग क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, पेड के तरफ से एज ए फी लेकर के ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। उस पर कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे 9641535374 या 8100101701, ये 2 नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9641535374 और दूसरा है 8100101701।
1011701। इन दोनों नंबरों पर आप कांटेक्ट करके आप मुझसे प्राइवेट ट्यूशन भी ले सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में मैं नहीं रहूँगा, मैं बहुत ही रिमोट एरियाज में रहता हूँ बंगाल के, और ड्यूटी भी उतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं देती कि आप तक पहुँच पाऊँ। जिन बच्चों को मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी जरूर कॉल करें। अदरवाइज मेरे साथ बने रहें, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे मुझे याद करें, दिलों में अपनी जगह दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी दायरा बढ़े और एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर डेवलप हो कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ समाज, सिस्टम और अपने बच्चों के लिए। कुछ कर्ज है समाज का, सिस्टम का, देश का। मेरे तहत अगर कुछ हो पाए अच्छा, आपके जीवन में कुछ रोशनी आ पाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।